तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट यूनिट जो ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ेंगे वो है ओशन की मूवमेंट टाइप्स और उसका इम्पैक्ट क्या होता है अर्थ पे। देखो, मूवमेंट जो ओशन की है ना वो बड़ी क्रूशल रोल हमें पता है प्ले करती है, कैसे जिस तरह से हमारे जो अर्थ के ऊपर जो है मौसम चेंज होता है, मरीन लाइफ जो अर्थ जो एनिमल्स, जो स्पीशीज़, जो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ओशन के अंदर, उनके लिए भी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ओशन की मूवमेंट का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी होता है। ग्लोबल ट्रेड, जो शिप्स, इतना बड़ा सामान जो बड़ी बड़ी शिपमेंट लेके जा रही है, कंटेनर्स लेके जा रही है, वो भी ओशन के मूवमेंट से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। तो ये मूवमेंट कैसे होती है? ये मूवमेंट जो है वो या तो ड्रिवन बाय विंड होती है, हवा से, या फिर अर्थ की जो रोटेशन है, जो अर्थ घूमता है ना गोल गोल अराउंड इट्स एक्सिस। याद रखना, रोटेशन मैंने आपको बताया था एक्सिस पे, ना कि अराउंड द सन। तो रोटेशन अर्थ की, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ओशंस के बीच में, वाटर बॉडीज के बीच में, एक वो भी कारण है क्या नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है अर्थ की। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं और इनकी कैसे सिनर्जिकली ये काम करती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं टाइप्स कैसी हैं। ओशन मूवमेंट की भी तो टाइप है ना, चाहे वो वेव्स के द्वारा जो मूवमेंट होती है, वेव्स मतलब जो सरफेस मूवमेंट है, ठीक है, जो विंड की वजह से होती है उसको हम वेव्स, जो वेव्स की शक्ल में जो होती है ना वो विंड्स की वजह से होती है मूवमेंट, जो सरफेस वाटर मूव करता है। अच्छा, टाइड्स है दूसरा, जो राइज, उठना, और जो है ना फिर राइज और फॉल ऑफ सी लेवल। सी का लेवल ना, सी की जो सतह है वो ऊपर और नीचे जाती है सन मून की जो है मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचता है ना, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है, हमने जो पढ़ना है वो है ओशन करंट, जो लार्ज स्केल वाटर बॉडीज जो मूव करती है, चाहे वो विंड से, टेम्परेचर से, या सैलिनिटी के डिफरेंस से, कितना वाटर सैलाइन है किसी जगह का। चौथी जो ओशन की मूवमेंट होती है वो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग, ठीक है। वर्टिकली मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, पानी ऊपर आता है, ठीक है, और जो अफेक्ट करता है मरीन लाइफ और क्लाइमेट को, या पानी डाउन जा रहा है नीचे जो सिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला है वेव, ठीक है, दूसरा हम लोग टाइड्स, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे करंट्स, ओके, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग, ठीक है। ये वेरियस मूवमेंट हैं ओशन वाटर के, ठीक है। इस तरीके से ओशन वाटर मूवमेंट करता है। तो शुरू करते हैं। पहला चीज़, सरफेस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, जो पानी की ऊपर की सतह है, जो ऊपर की सरफेस है उसकी मूवमेंट, जिसको हम वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक रिदमिक मूवमेंट है ओशन वाटर की, एक रिदम में चलता है ना, एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, तो रिदम में चल रहा है, कोज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हुई है? फ्रॉम विंड टू दी सरफेस वाटर। विंड चली सरफेस वाटर पे, ठीक है, उसने क्या है एग्जर्ट की एनर्जी, तो विंड की वजह से ये प्ले करती है मेजर रोल कोस्टल इरोजन में, नेविगेशन में, मरीन की इकोसिस्टम में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम वेव्स की। देखो, वेव तो कई तरीकों से जनरेट की जा सकती है ना, की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। चाहे वो विंड से जनरेट हो, चाहे वो जनरेट हो, क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक से भी जनरेट हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी जनरेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वाटर पार्टिकल जो मूव करते हैं इन सर्कुलर मोशन एंड नॉट फॉरवर्ड, ठीक है ना, वाटर पार्टिकल्स जो है ना वो ऐसे मूव करते हैं, ऐसे सर्कुलर, ना कि ऐसे, समझे। तो इसीलिए जो वेव्स की मूवमेंट है ना वो ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। वेव एनर्जी जो है वो मूव करती है फॉरवर्ड, बट द वाटर इटसेल्फ स्टेज इन प्लेस। तो वाटर वहीं पे है, ऊपर से जो हवा इसको ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ये चल रहा है बस, थोड़ी थोड़ी वेव्स। जो साइज है वेव का वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से जो है हवा चल रही है, कितनी ड्यूरेशन तक चल रही है, फैच डिस्टेंस कितना है, कहाँ से विंड स्टार्ट हुई है चलनी। तो ये सारे रीजंस हैं, ओके।
अ पार्ट ऑफ वेव, देखो वेव के भी वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? ये हाईएस्ट पॉइंट, ये है क्रेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो वेव का है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। अब ट्रज क्या है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। देखो ये क्या है? ये ट्रज है, समझे? वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रज, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। दो क्रस्ट, ठीक है, दो क्रस्ट और दो ट्रज के बीच का, दो क्रस्ट या फिर दो ट्रज के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेव की कितनी वेवलेंथ है, ठीक है। वेव की हाइट, जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम क्रच, ये है वेव की हाइट। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये वेव की हाइट है, समझे? मतलब ट्रज से लेके क्रेस्ट तक वेव पीरियड। टाइम कितना लगता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट करने को पास करने के लिए एक फिक्स पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से दो क्रेस्ट कितने टाइम में पास करेंगे, ये उसको हम वेव पीरियड कहते हैं। वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव पासिंग ए पॉइंट पर सेकंड में कितनी वेव पास कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, समझ लो ये पॉइंट है, पर सेकंड में कितनी वेव पास की, उसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये वेरियस पार्ट्स ऑफ वेव्स थे, ये मूवमेंट होती है। वेव कैसी होती है? देखो विंड से जनरेटेड वेव्स भी होती है, मैंने आपको बताया विंड जनरेटेड वेव जो फॉर्म की जाती है बाय एक्शन ऑफ विंड। ओशन सरफेस पे विंड चल रही है उसकी वजह से, ठीक है, हवा चल रही है। दूसरी है सुनामी की वेव्स, ह्यूज वेव कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन या लैंडस्लाइड से। आप इन्वायरमेंट के चैप्टर में जाओगे तो वहाँ हमने सुनामी के बारे में बड़ा डिटेल डिस्कशन किया है, या फिर हमने, मुझे लगता है सुनामी के बारे में इसी ज्योग्राफी में ही डिस्कस किया है, ठीक है। तीसरी है टाइडल वेव्स, तो पहली विंड से हुई, दूसरी सुनामी से, कहीं अर्थक्वेक आया ओशन के अंदर, ठीक है, या वोल्केनो कोई ज्वालामुखी फूटा है या कोई लैंडस्लाइड हुई है तो उससे अर्थ सुनामी आ सकती है, उसकी वेव्स हो सकती है। तीसरी होती है टाइडल वेव्स, जो मिसलीडिंग टर्म है। एक्चुअल टाइड जो है ना वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, मून और सन की, ठीक है। टाइडल वेव वही होती है। अच्छा, रोग वेव्स, अनप्रिडिक्टेबल मैसिव वेव दैट अपेयर सडनली इन द ओपन। कभी कभी सडनली ऐसे ही वेव्स आ जाती है, वेरियस फिनोमिनास की वजह से होती है, तो उनको हम रोग वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं वेव के साइज और स्ट्रेंथ को? मैंने बता दिया, विंड की स्पीड, विंड की ड्यूरेशन, कितने डिस्टेंस से वो बह रही है, डेप्थ कितना है ओशन का, ये सारी चीज़ें जो है वेव के जो है वो साइज और उसकी वेव लेंथ को इम्पैक्ट करता है, कितनी ताकतवर वेव्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ इतना ज़रूरी नहीं है समझना। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी चीज़ है टाइड्स, जो राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, ठीक है। पानी ऊपर जाता है, लेवल, पानी का लेवल कम होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखो टाइड जो है ना वो पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ सी वाटर, एक मतलब पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद, एक पीरियोडिक सेट मतलब इतने बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है जो चल रही है, कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। ग्रेविटी जो है ना वो पुल करती है मून और सन जो है ना, और उसके साथ साथ जो अर्थ की रोटेशन हो रही है। अब अर्थ की रोटेशन भी हो रही है और सन और मून जो है अपनी ग्रेविटी का यूज करके जो है पुल कर रहे हैं अपनी तरफ वाटर बॉडी को। तो टाइड्स एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं मरीन इकोसिस्टम में, नेविगेशन में, फिशिंग में, कोस्टल एक्टिविटीज़ में, समझे? मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखो काजेज कैसे, देखो ग्रेविटेशनल पुल मून का है, मून जो है वो अपनी ग्रेविटी लगाता है और ओशन के वाटर को अपनी तरफ पुल करता है टुवर्ड इट। एक बल्ज क्रिएट होता है जिसको हम हाई टाइड कहते हैं। ऑन द साइड, कौन सी साइड पे? देखो ये अर्थ है, ये मून है, समझ लो ये क्या है, मून है। अब यहाँ पे बल्ज क्रिएट होगा ऐसे ऐसे, जिस साइड पे जो है, जो मून जो है ये फेस कर रहा है अर्थ को, ठीक है, अर्थ को मून फेस कर रहा है ना, तो ये जो है बल्ज क्रिएट होगा, ये जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वाटर बॉडी को। तो ये कहा यहाँ क्या होगी, हाई टाइड, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पुल सन का भी होगा। द सन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस टाइड बट इट अफेक्ट्स इन स्मॉलर बिकॉज इट इज मच फर्दर अवे फ्रॉम मून। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सन कितना, सन यहाँ है, दूर है सन, देखो ना कितना दूर है, लेकिन वो इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है
लेकिन करता है वो भी पुल करता है, ठीक है, वो भी पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है, वाटर बॉडी को, ओके, अपनी तरफ पुल करेगा, बट इट अफेक्ट इज स्मॉल बिकॉज ये बहुत दूर है। तो ये इनके पुल से और अर्थ की रोटेशन, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है तो डिफरेंट पार्ट जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं हाई और लो टाइड। समझे? नहीं समझे? अब अर्थ तो वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो कभी इधर हाई टाइड आई, फिर इधर हाई टाइड आएगी, फिर इधर हाई टाइड आएगी। ये जो है सूरज पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, ये पुल कर रहा है, तो कभी इधर लो टाइड, कभी उधर लो टाइड। तो इनके कंटिन्यूसली रोटेशन की वजह से डिफरेंट एरियाज जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं हाई और लो टाइड। समझे? अच्छा, टाइप्स ऑफ टाइड देखो। हाई टाइड जब वाटर जो है ना, हाई टाइड का मैं इससे सरल नहीं समझा सकता। हाई टाइड का जब वाटर राइजेज ड्यू टू मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जब मून पुल करता है ना, जब चांद पुल कर रहा है अपनी तरफ, वो हाई टाइड है। ये कहाँ होता है? जहां पर जो है चांद की तरफ फेस कर रहा है अर्थ, ठीक है, अकर ऑन द साइड फेसिंग द मून एंड द अपोजिट साइड ऑफ द मून, ठीक है। ये देखो, मतलब ये है, ये और ये साइड, ये साइड, ये नहीं, ठीक है, ये और ये हाई टाइड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो चीज, क्यों? जहां मून को फेस कर रहे हैं। लो टाइड होती है वाटर लेवल फॉल्स एज द ओशन वाटर मूव्स अवे। जब ओशन वाटर मूव अवे अकर बिटवीन टू हाई टाइड, दो हाई टाइड्स के बीच होता है ये, ठीक है। स्प्रिंग टाइड या न्यू मून या फुल मून, देखो स्प्रिंग टाइड का क्या मतलब है? स्ट्रोंगेस्ट टाइड, हाईएस्ट टाइड एंड द लोवेस्ट टाइड, ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट है जो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे होते हैं, ठीक है। अगर जब सन, मून और अर्थ जो है वो अलाइन होते हैं तो ग्रेविटी जो है वो स्ट्रोंगेस्ट होती है, तब आती है स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। मतलब अगर यहाँ अर्थ है, ये मून है, यहाँ सन है, तो तीनों अलाइन है, तो सबसे स्ट्रोंगेस्ट टाइड आएगी स्प्रिंग टाइड। समझे? चौथा है, चौथी चीज क्या है? नीप टाइड। देखो, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ मून, वीकेस्ट टाइड, जो लोअर हाई टाइड या हायर लो टाइड्स, समझो। ये तब अकर होता है जब सन और मून जो है वो फॉर्म करते हैं एक 90 एंगल अर्थ के साथ, तो ग्रेविटी क्या होती है? वीकर होती है। मतलब ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, तो क्या एक 90 डिग्री है, तो यहाँ ग्रेविटी सबसे वीक होती है, तो ये होती है, तब होती है नीप टाइड। तो हाई जो हाई टाइड होती है वो लोअर आती है, और जो लो टाइड होती है वो थोड़ी सी हायर होती है। तो वीकेस्ट टाइड है, मतलब अकर करती है जब 90 डिग्री ट्रायंगल पर होता है, तो ग्रेविटी कमज़ोर होती है तब। स्प्रिंग टाइड आती है जब अलाइन होती है, ग्रेविटी सबसे स्ट्रांग होती है। लो टाइड जब आती है तब हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, अकर दो हाई टाइड्स के बीच में आती है। और हाई टाइड तो मैंने आपको बता दिया, जब मून को जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। ये वेरियस टाइड्स है, साइकिल है, जैसे ड्यूरेनल साइकिल है, 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड पर डे आती है। एग्जाम्पल, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जब ऐसा जब फिनोमेना होता है, जब एक हाई टाइड एक लो टाइड आए हर दिन, तो उसको कहते हैं ड्यूरेनल टाइड्स। सेमी ड्यूरेनल टाइड क्या होती है? जब 2 हाई टाइड आए, ठीक है, और 2 लो टाइड आए, 2 बार वाटर राइज हो रहा है, 2 बार वाटर डाउन जा रहा है, अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएसए, इसको सेमी ड्यूरेनल कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा ड्यूरेनल, दूसरा पढ़ा सेमी ड्यूरेनल, तीसरी है मिक्स्ड टाइड। मिक्स टाइड तब आती है जब अनइक्वल हाई और लो टाइड हो। सब यू कांट डिफ्रेंशिएट वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में, ठीक है, अनइक्वली। ये नहीं कि 2 आ रही हैं, 2 आ रही हैं, 1 आ रही है, नहीं, 3 4 2 1 1 2, ऐसा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है टाइड का? देखो, नेविगेशन और शिपिंग की हेल्प करती है, शिप्स को इंटर करने के लिए, लीव करने के लिए पोर्ट्स को ईजिली। जब टाइड आई, टाइड लेके जाएगी साथ। फिशिंग और मरीन लाइफ अफेक्ट करती है फिश की मूवमेंट को और उनके ब्रीडिंग साइकिल को, वो किस तरीके से पल रही हैं, किस तरह से खा रही हैं, ये सारी चीज़ें उनके हैबिटेट को। टाइड एनर्जी यूज्ड, जो जनरेट रेन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइडल एनर्जी का। टाइड से कोस्टल इरोजन तो होता है, लेकिन सेडिमेंट भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, शेप करता है कैसी शोर लाइन बनेगी, ठीक है, और उस इकोसिस्टम को। ओके, तो ये वेरियस जो है फिनोमेनास थे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे?
नेक्स्ट पढ़ेंगे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग। तीसरी चीज हम देखेंगे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग। देखो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग क्या है, ये वर्टिकल मूवमेंट है, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो पढ़ा, ठीक है, इस तरह। अब हम वर्टिकल मूवमेंट पढ़ेंगे ओशन वाटर का। हमने विंड्स और विंड्स में जो है वेव्स में और टाइड्स में देखा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, ये है वर्टिकल मूवमेंट ओशन वाटर का। जैसे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग जो है वर्टिकल मूवमेंट है, मैंने बताया था क्रूशल, ये भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है मरीन इकोसिस्टम के लिए, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, ग्लोबल का जो ओशन वाटर है उसको सर्कुलेट करने के लिए। ये प्रोसेस जो है ये भी ड्रिवन होता है विंड की वजह से, कैसा हवा चल रही है, किस तरीके का तापमान है, कितनी डेंसिटी की डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अप वेलिंग ये क्या करता है, ब्रिंग्स न्यूट्रिशन टू दी सरफेस। देखो अप वेलिंग क्या करता है, नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर आता है, ब्रिंग्स न्यूट्रिशन टू द सरफेस। जैसे कोल्ड न्यूट्रेंट रिच वाटर जो है ना वो राइज करता है, डीप ओशन के जो गहराई में पड़ा हुआ पानी है ना उसको जो है वो ऊपर लेके आता है सरफेस पे, ठीक है। कोल्ड जो न्यूट्रेंट रिच वाटर है वो राइज करता है फ्रॉम डीप ओशन टू द सरफेस, नीचे से ऊपर आ रहा है पानी। ये अकर कब करता है, अकर जब विंड जो है ना वो पुश करती है सरफेस वाटर को अवे, ठीक है। विंड जो है सरफेस के ऊपर वाला पानी जो है ना, सरफेस के पानी को धक्का दे दिया और नीचे से पानी अब ऊपर ही आएगा ना जगह खाली होके। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये विंड से ऊपर की सरफेस का पानी उधर चला गया तो ये जगह खाली हुई तो नीचे वाला पानी जो नीचे से पानी है वो ऊपर आएगा ना, तो इससे अपवेलिंग हो रही है कि नहीं, और अलो करता है कि डीप वाटर को वो रिप्लेस कर सके नए वाटर को, ठीक है। सपोर्ट मरीन लाइफ, ठीक है, फिशरी बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रेंट फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन की जो ग्रोथ से जो न्यूट्रेंट होते हैं वो जो है ऊपर आते हैं, फिशेस ऊपर आती हैं, ठीक है। मैं जरा कुछ अपवेलिंग जैसे पेरू और चिल्ली में जो हमबोल्ट करंट है वो सपोर्ट करता है, वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट फिशरी यहाँ पे होती है, यहाँ पे अपवेलिंग होती है। कैलिफोर्निया करंट एक कोल्ड करंट है ना, जो ये भी एक वाइटल है मरीन इकोसिस्टम के लिए, इसमें भी यहाँ पे अपवेलिंग होती है क्योंकि पानी यहाँ से करंट मूव कर देता है तो यहाँ से नीचे से पानी जो है ऊपर आता है। वेस्ट अफ्रीका जो जो बेंगुएला करंट है ये भी एक इम्पोर्टेंट है फिशरी के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्लाइटोप्लैंक्टन के लिए, ये जो फॉर्म करता है एक बेस जो है फूड चेन का, फिशरी को सपोर्ट करता है, नीचे से फिशेस जो है ऊपर आती है वाटर सरफेस पे, ठीक है। रेगुलेट करता है ग्लोबल कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल्स को। तो अपवेलिंग और डाउन वेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डाउन वेलिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है डीप वाटर्स में नीचे, जब पानी नीचे सिंक करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो वार्म ऑक्सीजन रिच सरफेस है, ठीक है, वाटर जो है वो सिंक कर रहा है डीप ओशंस में। अकर्स व्हेन विंड जो है वो पुश करती है सरफेस वाटर को टुवर्ड ए कोस्ट और कन्वर्जिंग करंट टू फोर्स वाटर डाउनवर्ड। देखो कब होता है, फॉर एग्जाम्पल ओशन वाटर जो है वो सिंक हुआ कि किस तरीके होता है, जब विंड पुश करती है ना वाटर को कोस्टल एरियाज में, ये कोस्टल एरियाज है यहाँ पे पुश किया है, ये कन्वर्जिंग करंट यहाँ से क्या है इसको अब यहाँ पर टकरा के यहाँ से नीचे पुश करेगा, और ये क्या करता है डाउन वेलिंग से जो सप्लाई होता है ओशन में ऑक्सीजन जो है वो डीप ओशन जो गहराई में रहते हैं, समुंदर के नीचे रहते हैं ना स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स, उनको जो है वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। उनको जो है ओशन में जो है क्या ऑक्सीजन सप्लाई होता है, समझे। लेकिन इससे जो क्या भी एक चीज़ होती है, न्यूट्रेंट की जो अवेबिलिटी है, जो न्यूट्रेंट्स जो यहाँ पे अवेलेबल है सरफेस पे वो कम हो जाती है क्योंकि वो डाउन वेलिंग में नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अब कुछ मेजर डाउन वेलिंग जोन जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, पार्ट ऑफ जो डीप वाटर सर्कुलेशन है, सब ट्रॉपिकल जेयर्स, मिड ओशनिक एरियाज हैं जहाँ पे वार्म वाटर जो है सिंक करते हैं, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट कुछ प्रोवाइड ऑक्सीजन टू डीप सी ऑर्गेनिजम्स। एक तो इंपॉर्टेंस क्या है डाउन वेलिंग का, एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है स्टोर करने के लिए कार्बन डीप ओशन वाटर्स में, ठीक है। कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन जिसको हम थर्मो हेलाइन सर्कुलेशंस भी कहते हैं, जो जो अक्रॉस द ग्लोब जो है वो वार्म वाटर और को सर्कुलेट करते हैं, कोल्ड वाटर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा ओशन करंट,
ओशन करंट्स जो है वो चौथी चीज़ है। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा वेव्स, हमने देखी टाइड्स, हमने देखा अपवेलिंग डाउनवेलिंग, ठीक है। चौथी चीज़ है ओशन की मूवमेंट में, वो आता है ओशन करंट्स, जिनको हम हाईवे भी कहते हैं सी का। ओशन करंट जो है ना, इसमें जो है लार्ज स्केल मूवमेंट होता है सी वाटर का, ठीक है, दैट फॉलो ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं। ये वाइटल रोल प्ले करते हैं, ये भी क्लाइमेट मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं, अगर जनरली ओशन जो है टाइप क्या होती है ओशन करंट की, दो होती है। एक तो सरफेस पे होती है, एक डीप ओशन करंट होती है जिसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरफेस करंट, जो विंड्स के द्वारा जो है मूव करता है वाटर हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर। ये दो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से जो डीप ओशन करंट है वो मूव करते हैं, ठीक है। जो सरफेस ओशन करंट है वो ड्रिवन बाय मेनली ट्रेड विंड्स या वेस्टर्ली विंड्स की वजह से जो ड्रिवन होते हैं, अफेक्टेड बाय अर्थ की रोटेशन कोरोलियस फोर्स की वजह से भी अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को, क्लाइमेट को, यहाँ के मरीन लाइफ को, जो 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 चीज़ें, जो जानदार चीज़ें जो पानी के अंदर रहती हैं, मौसमों की तब्दीली के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो है ग्लोबल क्लाइमेट का जो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके का लोकल एरियाज़ में भी क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके का वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। इम्पैक्ट क्या है, जो रेगुलेट टेम्परेचर सपोर्ट, ये चीज़ें, ठीक है। हम सीधा पढ़ते हैं, डीप ओशन वाटर जो है थर्मोसिंक्लाइन है, ये ड्रिवन होता है डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर, थर्मो या सैलिनिटी, मतलब कोल्ड और जो साल्टी वाटर होता है ना वो डेंस होता है, भारी होता है, ठंडा और जो ज़्यादा जिसमें नमक होता है। वहीं जो वार्म और जिसमें लेस सॉल्ट होता है ना, वो पानी ऊपर राइज करता है क्योंकि वो लेस डेंस होता है। तो क्या समझे, कोल्ड वाटर सिंक करता है, वार्म वाटर राइज करता है, तो क्रिएट्स क्या, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो मूव करती है वाटर को अराउंड द ग्लोब, ठीक है। की डीप करंट्स, जैसे नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, कोल्ड वाटर यहाँ सिंक करता है ग्रीनलैंड के पास, अंटार्कटिका बॉटम वाटर, डेंसर वाटर स्प्रेड अक्रॉस द ओशन यहाँ पे, ठीक है, अंटार्कटिका। इम्पैक्ट क्या है डीप ओशन करंट का, अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, क्यों, हीट को पूरे ग्लोब पे डिस्ट्रीब्यूट करके, स्टोर करता है कार्बन को गहराई में ओशन के, हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए CO2 लेवल, ठीक है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को डीप सीज इकोसिस्टम में, ठीक है। कुछ हम लोग हॉरिजॉन्टल अगर करंट देख रहे हैं, वार्म और कोल्ड करंट्स, देखो देखो, ये देखो, एओशा, किरोशी, ये करंट देखो, मैं आपको अगर कोई डिटेल वाइज हो, ये देखो, ये इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये, ठीक है। अब रेड वाला जो है ना, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये वार्म है, ठीक है, जो मैं रेड टिक करता हूँ, ठीक है। ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, देखो ईस्ट पे देखना ज़्यादातर वार्म करंट है। ये देखो यहाँ से घूम के ऐसे आ गया, आधा यहाँ से कट ऑफ गया और सीधा निकल गया ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। अब जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ से ये कोल्ड करंट है, ठीक है। और ये देखो, ये पेरू के पास, ये पेरू करंट जो है, ये पेरू के पास ये कोल्ड करंट है। ये अंटार्कटिका सर्कुलेशन, ये देखो सरकमपोलर, ये अंटार्कटिका पोलर, ये कोल्ड करंट है। अब ये ब्राज़ीलियन जो ब्राज़ील से है, ये वेस्ट कोस्ट का, वेस्ट कोस्ट में ज़्यादातर जो है क्या है, हॉट वार्म करंट है। वहीं देखो, अगर यहीं देखो, ये देखो, ये बेंगुएला करंट जो है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का क्या है, वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट से क्या है, कोल्ड करंट। ईस्ट कोस्ट पे क्या है, वार्म करंट। ये देखना, ये लैब्राडोर करंट है, ये देखो, ये लैब्राडोर कोल्ड करंट है। एक और चीज़ बताता हूँ, जो करंट जो है पोल से आ रहे हैं, पोल से आ रहे हैं वो कोल्ड है, ठीक है। जो इक्वेटर से जा रहे हैं वो क्या है, वार्म है। देख लो, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये देखो, ठीक है। ये यहाँ से गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से सीधा निकल गया एक नॉर्वेगियन उधर नॉर्थ सी में, ठीक है, इधर से इधर ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड से कोल्ड करंट आ रहा है, देखो ये ग्रीनलैंड से कोल्ड करंट आ रहा है, ठीक है। ये लेब्राडोर इधर से, ठीक है। ये देखो अलास्का, ये कोल्ड करंट, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये देखो कम चकटा, ये देखो ये कोल्ड करंट, ये कुरुशुई, ये देखो ये वार्म करंट है, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये साउथ इक्वेटोरियल, ये दोनों वार्म करंट है।
इक्वेटोरियल है, अंटार्कटिक कोल्ड, अच्छा नॉर्थ अटलांटिक जो अटलांटिक है वार्म, ठीक है, लैब्राडोर कोल्ड, अलास्का कोल्ड, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड, बेंगुएला करंट कोल्ड, ग्रीनलैंड वाला कोल्ड। जो इक्वेटर से जा रहे हैं वो वार्म है, जो पोल से आ रहे हैं वो कोल्ड है। कैनेरी करंट क्या है? कैनेरी करंट कोल्ड, ये देखो यहां पे। कैलिफोर्निया करंट क्या है? कोल्ड करंट है, ठीक है। ये नॉर्थ पैसिफिक करंट क्या है? देखो ये अलास्का करंट क्या है? ये कोल्ड करंट है। ये कम चटका करंट क्या है? ये कोल्ड करंट है। ये वार्म है, ये वार्म करंट है, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल ये दोनों वार्म करंट है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से वार्म है। ये नॉर्वेगियन करंट जो है ये हॉट करंट है। ग्रीनलैंड वाला करंट जो है कोल्ड करंट है। लैब्राडोर करंट क्या है? कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करंट है। कैनेरी क्या है? कोल्ड करंट है। बेंगुएला करंट क्या है? कोल्ड करंट है। अच्छा, फॉकलैंड करंट क्या है? कोल्ड करंट है। अंटार्कटिका ये सरकमस्टेंस, देखो यहाँ से ये लैंड बाउंड्री आई, यहाँ से इधर घूम गया, ये इक्वेटर पे गया। पेरू करंट कोल्ड है वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। यहाँ से जाके वार्म हो गया इक्वेटर पे, यहाँ से घूम के यहाँ से टकरा के ये ऐसे निकल के ये ऐसे। तो ये वाटर सर्कुलेशन कैसे हो रही है देख रहे हो? यहाँ से वाटर सर्कुलेशन देखो कैसे हो रही है, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोल्ड करंट्स। तो इस तरीके से ये करंट्स जो हैं क्या करते हैं? वाटर को सर्कुलेट करते हैं पूरे ग्लोब में और इम्पैक्ट करते हैं टेम्परेचर को, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के वेदर पैटर्न्स को, ठीक है। ओके, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, टेम्परेचर जो है ना ओशन का वो जो है वेरीज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस एल्टीट्यूड, और वर्टिकली भी देखो, वर्टिकली भी टेम्परेचर का डिफरेंस है और हॉरिजॉन्टली भी है लैटिट्यूड्स। और ओशन का टेम्परेचर जो है ना क्रूशल रोल प्ले करता है किस तरीके से क्लाइमेट को रेगुलेशन की जाएगी, कैसे वेदर पैटर्न्स होंगे, कैसे मरीन लाइफ होगी वहाँ पे। आपको देखा होगा वेस्ट कोस्ट पे जो है कोल्ड करंट है तो डेजर्ट कंडीशन है, वहीं ईस्ट कोस्ट पे अगर वार्म करंट है तो ट्रॉपिकल कंडीशंस है, क्योंकि वो नमी लेके आ रहे हैं शोर्स पे और वहाँ बारिश हो रही। तो कहीं ना कहीं जो है जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का अक्रॉस ग्लोब वो अफेक्ट करता है सरफेस के टेम्परेचर को, ठीक है। फैक्टर कौन से? जैसे लैटिट्यूड कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे जो इक्वेटर पे जो वाटर है वो वार्मर होगा, जो पोलर पे वाटर है वो कोल्डर होगा। सोलर रेडिएशन जो सन जो है ना वो हीट करता है ओशन की सरफेस को विद हायर इंटेंसिटी इक्वेटर के पास। ओशन करंट जो है ना वो वार्म करंट जो है वो राइज करते हैं टेम्परेचर को, वहीं कोल्ड करंट जो है वो एरिया के टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है। कुछ जनरल ट्रेंड देखो, देखो इक्वेटर पे 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड में जो है वार्मेस्ट है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं मिड लैटिट्यूड में 30 से 60 में जो मॉडरेट है 10 से 25 डिग्री जो है टेम्परेचर है ओशन वाटर का। वहीं पोलर रीजन में जो कोल्डेस्ट है बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर। एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम का जो है वार्म करंट है और ये यूरोप को जो है क्या यूरोप के क्लाइमेट को थोड़ा माइल्ड रखता है। वहीं कैलिफोर्निया करंट जो कूल्ड है ये यूएस के वेस्ट कोस्ट को ठंडा कर देता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेयर है ओशन सरफेस की, देखो वर्टिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन तुम देख रहे हो ना तो ओशन सरफेस की भी लेयर है। जैसे सरफेस के जो लेयर है जिसको एपिपेलिगिक जोन कहते हैं जो 0 से 200 मीटर की डेप्थ पे है, ये सबसे गर्म लेयर है क्योंकि ये सन से सूरज की रोशनी जो है एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वेरी करता है सीजनली बाई लैटिट्यूड, ये बात अलग है, टेम्परेट में अलग होगा, ट्रॉपिकल में अलग होगा। विंड और ओशन करंट भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये सबसे वार्मेस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। फिर है थर्मोक्लाइन लेयर जो 200 से 1000 मीटर की डेप्थ में, ठीक है। अब यहाँ रैपिड ड्रॉप होता है टेम्परेचर में डेप्थ के साथ। सेपरेट वार्म सरफेस वाटर है फ्रॉम कोल्ड डीप वाटर, क्योंकि यहाँ पे अब ये है टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। मैं आपको एक पैराग्राफ के थ्रू बताता हूँ। ये देखो ये मिक्स लेयर है, ये जो है ना ये लेयर जो है ये मिक्सड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सबसे वार्मेस्ट लेयर है। फिर आती है ये लेयर, ये थर्मोक्लाइन लेयर आती है। यहाँ पे देखो थर्मोक्लाइन लेयर जो है ना 200 से 1000 मीटर की डेप्थ में, यहाँ टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है डेप्थ के साथ।
तो यहाँ पे एक सेपरेट वार्म वाटर सरफेस होगी, कोल्ड वाटर सरफेस। अब जो इसके नीचे की लेयर है जो 1000 मीटर से बिलो है, यहाँ टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज नहीं होता है, स्टेबल टेम्परेचर रहता है 1 से 4 डिग्री सेल्सियस में। तो ये लीस्ट अफेक्टेड कंडीशन। अब थर्मोक्लाइन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ट्रॉपिकल ओशंस में और वीकर होता है पोलर रीजन्स में। ठीक है, ये जो है ना यहाँ यहाँ टेम्परेचर जो है ना वो स्टेबल रहता है, यहाँ रैपिडली डिक्रीज होता है इस लेवल, उसके बाद स्टेबल हो जाए 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री। अगर हम सीजन और रीजन के हिसाब से अगर हम देखना शुरू करें तो जो ट्रॉपिकल ओशंस है ना वो पूरे साल गर्म रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थर्मोक्लाइन टेम्परेचर ओशन। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन भी नहीं होता, सीजनल थर्मोक्लाइन होता है। पोलर ओशन जो है ना वो बहुत कोल्ड होते हैं और कमज़ोर होते हैं और कोई थर्मोक्लाइन लेयर नहीं होती, नो थर्मोक्लाइन। इम्पैक्ट क्या होता है ओशन टेम्परेचर का? देखो क्लाइमेट को तो रेगुलेट करते हैं, वेदर पैटर्न्स को, मानसून कैसे होगा उस पर डिपेंड करता है। साइक्लोन्स कैसे आते हैं, देखो हरिकेन साइक्लोन्स जो है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा 26 डिग्री तक हीट हो गया तो साइक्लोन्स आ सकते हैं। मरीन लाइफ अफेक्ट होती है, माइग्रेशन होती है बर्ड्स की अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। तो वेरियस चीज़ें। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। हमने वेरियस जो है ओशंस के जो है फीचर्स पढ़े हमने, कैसे कैसे ओशन की जो है मूवमेंट होती है। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, हमने वेव्स के बारे में, टाइड्स के बारे में, करंट्स के बारे में, ठीक है, डाउन वेलिंग, अप वेलिंग, तो सारी चीज़ें ये हमने जो है डिस्कस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।